कभी कभी दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाते हैं तो कुछ जगहें इतनी छोटी लगती हैं कि मतलब उन पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन हाँ, वो कहावत है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आज हम पूर्वी अफ्रीका के ऐसे ही एक देश जिबूती की कहानी परत दर परत खोलने की कोशिश कर रहे हैं। साइज में शायद दिल्ली से भी छोटा होगा ये देश, लेकिन वैश्विक मामलों में इसका वजन कैसे है ये समझना काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो जिबूती की भू रणनीतिक पेचोखम, इसके अंदरूनी हालात और बाहरी दुनिया से इसके रिश्तों पर रोशनी डालती है। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है, इस छोटे से देश की बड़ी अहमियत के पीछे के कारण समझना, वो भी सीधे और सटीक तरीके से। बिल्कुल। और जिबूती की कहानी समझने के लिए सबसे पहले इसकी लोकेशन मतलब भूगोल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अफ्रीका के सींग, हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। एक तरफ है लाल सागर, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी, और इन दोनों को जोड़ने वाला दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक बाबल मंडप जलडमरू मध्य, वो ठीक इसके दरवाजे पर है। यही वो भौगोलिक स्थिति है जो इसे मतलब इसके आकार से कई ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बना देती है। आज हम इसी के इर्द गिर्द घूमती जानकारी को सरल तरीके से पेश करेंगे ताकि दुनिया के इस बेहद अहम भू राजनीतिक बिंदु को आसानी से समझा जा सके। तो चलिए शुरुआत इसी भौगोलिक स्थिति से करते हैं। जैसा आपने कहा, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है। इसके पड़ोसी देश हैं उत्तर में इरिट्रिया, जिसके साथ सुनते हैं रिश्ते कुछ तनावपूर्ण रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे हैं। और पश्चिम और दक्षिण में विशाल और स्थलारुद्ध इथियोपिया, जिसके लिए आपने कहा जिबूती एक जीवन रेखा है। जी। और दक्षिण पूर्व में अस्थिरता से जूझता सोमालिया। हाँ। लेकिन सारी नजरें, जैसा आपने बताया, वो टिक जाती हैं बाबल मंडप जलडमरू मध्य पर। इसे दुनिया का एक अहम चौक पॉइंट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, चोक पॉइंट। तो ये कितना अहम है, मतलब आंकड़ों के लिहाज से कुछ अंदाजा है? हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी है वो इस बात पर काफी जोर देती है कि ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। अनुमान है कि दुनिया का लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार और इसमें बड़ी मात्रा में तेल और गैस टैंकर शामिल हैं। 10 से 12%, काफी ज्यादा है। हाँ, वो इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग का एक तरह से दक्षिणी गेटवे है। गेटवे, सही कहा। और ये रास्ता अपने सबसे संकरे बिंदु पर सोचिए, सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है। सिर्फ 29 किलोमीटर? जी। इस संकरेपन की वजह से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बहुत घनी होती है और ये इसे समुद्री डाकुओं या फिर किसी भी तरह की अस्थिरता के प्रति बहुत संवेदनशील बना देता है। इसलिए यहाँ निगरानी इतनी जरूरी हो जाती है। 29 किलोमीटर, ये तो वाकई बहुत संकरा रास्ता है इतने अहम व्यापार के लिए। अच्छा, और आपने इथोपिया का जिक्र किया कि उसके लिए जिबूती जीवन रेखा है। जी। ये कैसे, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, इथोपिया एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक्ड। उसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। 1990 के दशक में जब वो इरिट्रिया से अलग हुआ तो उसने अपने प्रमुख बंदरगाह खो दिए। अच्छा, हाँ। तब से इथोपिया का लगभग 95% आयात निर्यात जिबूती के बंदरगाहों से होता है, खासकर जो उनका आधुनिक डोरालेह कंटेनर टर्मिनल है वहां से। 95%? लगभग सारा ही। हाँ, लगभग सारा। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बंदरगाह कितना जरूरी है। जिबूती इस निर्भरता से अच्छी कमाई करता है, जाहिर है, लेकिन ये इथोपिया के लिए एक रणनीतिक कमजोरी भी है ना? बिल्कुल। और यही निर्भरता दोनों देशों के बीच के रिश्तों को भी मतलब काफी हद तक परिभाषित करती है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं है, बल्कि ये तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की एक तरह से धड़कन है, खासकर इथियोपिया की। हाँ। लेकिन जिबूती की कहानी सिर्फ भूगोल या व्यापार तक ही तो सीमित नहीं है। जो चीज इसे शायद और भी अनोखा बनाती है वो है यहाँ विदेशी सैन्य अड्डों का जमावड़ा। एक इतने छोटे से देश में इतनी सारी वैश्विक ताकतों की मौजूदगी, इस बारे में क्या खास जानकारी मिलती है? ये जिबूती की कहानी का एक और बेहद अहम और सच कहूं तो असाधारण पहलू है। यहाँ सिर्फ पुरानी औपनिवेशिक ताकत फ्रांस का ही अड्डा नहीं है, बल्कि अमेरिका का अफ्रीका में एकमात्र स्थायी सैन्य अड्डा कैंप लेमनियर, वो भी यही है, जहाँ हजारों सैनिक तैनात हैं। हाँ, कैंप लेमनियर का नाम तो सुना है। इसके अलावा जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा यहीं बनाया। जापान ने भी? अच्छा जी। इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों की भी मौजूदगी है।
और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, 2017 में चीन ने भी अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा यहीं स्थापित किया। चीन ने भी? हाँ, और वो अमेरिकी अड्डे से महज कुछ ही मील की दूरी पर है। अमेरिका और चीन के अड्डे इतने करीब, ये तो मतलब भू राजनीति के शतरंज की बिसात पर दो बादशाहों को अगल बगल खड़ा करने जैसा हो गया। तो क्या जानकारी है कि ये निकटता कैसे काम करती है? क्या कोई तनाव या अजीब स्थिति पैदा होती है इससे? देखिए, जानकारी यही बताती है कि ये स्थिति अभूतपूर्व है और कई सवाल खड़े करती है। हालांकि दोनों देशों के अधिकारी सार्वजनिक तौर पर तो यही कहते हैं कि पेशेवर संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन जासूसी और निगरानी की चिंताएं तो जाहिर है हमेशा बनी ही रहती हैं। कुछ रिपोर्टों में लेजर घटनाओं या ड्रोन उड़ानों को लेकर तनाव की खबरें भी आई हैं। अच्छा। पर्दे के पीछे निश्चित रूप से दोनों पक्षों के बीच किसी तरह के डे-कॉन्फ्लिक्शन यानी टकराव टालने की कोई ना कोई व्यवस्था होगी। लेकिन हाँ, ये निकटता इस क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सीधा प्रतीक है और जिबूती वो बड़ी चतुराई से इस प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठा रहा है, सबसे किराया वसूल कर। और ये सभी देश यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सिर्फ बाब और मंडप की निगरानी के लिए या और भी कारण है? निगरानी एक बड़ा कारण तो है, लेकिन अकेला नहीं। कैंप लिमोनियर उदाहरण के लिए अमेरिका के लिए यमन और सोमालिया जैसे जो अस्थिर क्षेत्र है ना, हाँ। वहां आतंकवाद विरोधी अभियानों, खासकर ड्रोन हमलों के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड रहा है। ये अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए, उनका भी केंद्र रहा है। अच्छा। चीन का कहना है कि उसका अड्डा मुख्य रूप से नौसैनिक जहाजों को रसद सहायता देना, एंटी पायरेसी अभियानों में योगदान देना और अफ्रीका में शांति और मानवीय सहायता अभियानों में मदद करने के लिए है। लेकिन विश्लेषक इसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति और प्रभाव का संकेत भी मानते हैं। संक्षेप में कहें तो ये अड्डा इन देशों को अफ्रीका और मध्य पूर्व दोनों में एक रणनीतिक पहुंच और शक्ति प्रदर्शन का मौका देता है। तो जिबूती ने खुद को एक तरह से दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक जरूरी सर्विस स्टेशन जैसा बना लिया है। लेकिन क्या इस सबसे जिबूती को सिर्फ फायदा ही होता है या कुछ नुकसान भी है? सीधे तौर पर देखें तो फायदा है। अड्डों से मिलने वाला किराया जो सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर बताया जाता है, वो जिबूती सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा इन अड्डों से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी कुछ पैसा आता है, कुछ नौकरियां पैदा होती हैं और एक तरह की सुरक्षा गारंटी भी मिल जाती है। मतलब शायद ही कोई देश जिबूती पर सीधे हमला करने की सोचेगा, जहां इतनी सारी विदेशी सेनाएं मौजूद हो। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। बिल्कुल, ये देश को बाहरी शक्तियों पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देता है। सोचिए, अगर इन बड़ी ताकतों के बीच तनाव बढ़ता है तो जिबूती उस तनाव का केंद्र बन सकता है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये बाहरी मौजूदगी देश की अपनी संप्रभुता को मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं। जिबूती का अपना इतिहास, समाज और शासन व्यवस्था वो कैसी है? क्या जानकारी है इस बारे में? जिबूती का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल से ही यहाँ अफार और इस्सा जनजातीय समूह रहते आए हैं और आज भी ये देश के दो प्रमुख जातीय समूह हैं। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अरब और अफ्रीकी व्यापार मार्गों का हिस्सा रहा। फिर 19वीं सदी के अंत में फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे फ्रेंच सोमालीलैंड नाम दिया, मुख्य रूप से स्वेज नहर के खुलने के बाद समुद्री मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए। अच्छा, फ्रेंच कॉलोनी था ये? जी, 1977 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद से यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से दो राष्ट्रपतियों के इर्द गिर्द ही घूमी है। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं इस्माइल उमर गोएले, वो 1999 से सत्ता में हैं। उन्होंने अपने चाचा से सत्ता संभाली थी। 1999 से, यानी लगभग 2.5 दशक से एक ही राष्ट्रपति। इस क्षेत्र को देखते हुए क्या ये स्थिरता का प्रतीक माना जाए या फिर कुछ और? ये एक जटिल सवाल है और जानकारी भी मिली जुली तस्वीरें पेश करती है। एक तरफ जैसा आपने कहा, सोमालिया, यमन, इथियोपिया जैसे पड़ोसियों की तुलना में जिबूती में सापेक्षिक शांति और स्थिरता रही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। और यही स्थिरता विदेशी निवेश और सैन्य अड्डों को आकर्षित करने में मददगार भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति गुएले के इतने लंबे शासनकाल पर आलोचक सवाल उठाते हैं। चुनावों की निष्पक्षता पर, विपक्ष के लिए जो सीमित जगह है उस पर और मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। कहने को ये एक गणराज्य है, लेकिन सत्ता पर राष्ट्रपति गुएले की पार्टी पीपल्स रैली फॉर प्रोग्रेस (आरपीपी) का मजबूत नियंत्रण दिखता है।
अफार और इस्सा समुदायों के बीच सत्ता का संतुलन भी एक नाजुक मुद्दा रहा है। हालांकि फिलहाल ये काफी हद तक इस्सा समुदाय के पक्ष में झुका हुआ लगता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जिबूती कैसा देश है? यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं, 10 लाख से थोड़ी कम है और ज्यादातर लोग राजधानी जिबूती सिटी में ही रहते हैं। इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। लगभग 94% आबादी सुन्नी मुसलमान है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक विरासत का असर आज भी दिखता है। फ्रेंच अरबी के साथ आधिकारिक भाषा है। शिक्षा और प्रशासन में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन आम बोलचाल में अफार और सोमाली भाषाएं ज्यादा चलती हैं। संस्कृति में आपको इस्लामी परंपराओं, स्थानीय जनजातीय रीति रिवाजों और यूरोपीय खासकर फ्रांसीसी प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए कानूनी व्यवस्था में पारंपरिक इस्लामी कानून और फ्रांसीसी सिविल कानून दोनों के तत्व शामिल हैं। तो ये स्थिरता और संस्कृति का एक मिला जुला सा ताना बाना है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। हमने बंदरगाहों और सैन्य अड्डों के किराए का जिक्र किया। क्या यही जिबूती की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं? हाँ, मोटे तौर पर यही मुख्य आधार है। जानकारी यही बताती है कि देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है, जिसमें बंदरगाह संबंधी गतिविधियां हैं, जैसे ट्रांसशिपमेंट, लॉजिस्टिक्स वगैरह। सैन्य अड्डों से प्राप्त किराया और उनसे जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। और जैसा हमने पहले बात की, इथियोपिया की जरूरतें पूरी करना वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा चालक है। हाँ, वो 95% वाला आंकड़ा। जी। इसके अलावा परिवहन और संचार क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की मुद्रा जिबूती फ्रैंक डीजेएफ है, जो अमेरिकी डॉलर के साथ एक स्थिर विनिमय दर पर बंधी हुई है। कृषि बहुत सीमित है क्योंकि देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी और सूखा है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सा नजर आता है। शायद जानकारी में भी इसका जिक्र होगा। एक तरफ इतनी रणनीतिक अहमियत, बंदरगाहों और अड्डों से इतनी आमदनी, और दूसरी तरफ शायद आम लोगों के लिए काफी चुनौतियां। बिल्कुल, और ये विरोधाभास बहुत गहरा है और सारी जानकारी इसी तरफ इशारा करती है। इस रणनीतिक महत्व और राजस्व के बावजूद जिबूती गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बेरोजगारी खासकर युवाओं में बहुत ज्यादा है। कुछ अनुमान तो इसे 50% से भी ऊपर बताते हैं। 50%? बहुत ज्यादा ये तो। हाँ, गरीबी भी व्यापक है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है। और शायद सबसे गंभीर चुनौती है पानी की कमी। जिबूती दुनिया के सबसे ज्यादा जल संकट वाले देशों में से एक है। बारिश बहुत कम होती है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। पानी की कमी, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता होगा। क्या जानकारी है कि इसका असर क्या है और इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि पानी की कमी का असर हर जगह दिखता है। स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, कृषि की जो सीमित संभावनाएं हैं उन पर, और महिलाओं और बच्चों पर इसका बोझ ज्यादा पड़ता है, जिन्हें अक्सर दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। समस्या से निपटने के लिए समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हैं, खासकर चीन और अन्य देशों की मदद से। अच्छा, डिसैलिनेशन? जी। लेकिन ये महंगे उपाय हैं और अभी तक जरूरत पूरी करने के लिए काफी नहीं है। कुछ विश्लेषक ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या देश के संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें पानी भी शामिल है, ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकता था, या क्या सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और रही हैं? इसमें देश पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा भी जुड़ जाता है, खासकर चीन से लिए गए कर्ज का, जो भविष्य में वित्तीय स्थिरता के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। तो ये सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करें तो जिबूती एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद अहम बना देती है। ये दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक जरूरी अड्डा बन गया है, जहां अमेरिका और चीन जैसे प्रतिद्वंदी भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और राजधानी जिबूती सिटी देश का दिल है, जहां सारी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां केंद्रित हैं। सही कहा आपने। और ये कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ ये वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठा रहा है, दुनिया की बड़ी शक्तियों की मेजबानी कर रहा है और उनसे किराया भी वसूल रहा है, तो दूसरी तरफ यही देश अंदरूनी तौर पर गरीबी, बेरोजगारी, पानी जैसे बुनियादी संसाधनों की भारी कमी और एक सीमित लोकतंत्र जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ये वाकई एक अनोखा भू राजनीतिक हॉटस्पॉट है, एक ऐसी जगह जहां वैश्विक हित, क्षेत्रीय तनाव और स्थानीय जरूरतें सब एक जटिल जाल में उलझी हुई हैं।
तो ये थी जिबूती की कहानी हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जिस तरह जिबूती विदेशी ताकतों पर अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए निर्भर है, और जिस तरह वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, क्या ये छोटा सा देश हमेशा इस नाजुक संतुलन को बनाए रख पाएगा, या फिर भविष्य में बदलते वैश्विक समीकरण और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गहमा-गहमी जिबूती के लिए नए अवसर लाएंगी, या फिर नई चुनौतियां खड़ी करेंगी? ये सोचने वाली बात है।